हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा जो सब टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का, वो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशंस, यानी कि वंशानुक्रमिक रूप से या फिर पंजीकरण रूप से हम कैसे इंडियन सिटीजनशिप हासिल करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 10th December 1992 इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, कब से? 10th December 1992 से अगर वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, तब उसे इंडिया में सिटीजनशिप हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा और किस आधार पर वो सिटीजन बन सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए। तो क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसका कोई भी पापा या फिर मामा अगर वो इंडियन है तो उसी आधार पर उससे हमारे इंडिया का सिटीजनशिप मिल पाता है। ठीक है, जैसे कि द 1992 अमेंडमेंट्स मेड द लॉ जेंडर न्यूट्रल्स, ग्रांटिंग सिटीजन्स इफ आइदर पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन्स। अगर उसका पापा या फिर मामा कोई भी इंडियन है तो जेंडर न्यूट्रल के हिसाब से वो क्या होगा, इंडिया में सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। और ये कब से हो गया? 1992 अमेंडमेंट दौरान यह हो गया था, यानी कि 10th December 1992 के दौरान। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, उसका सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आइदर उसका मामा या फिर पापा इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 3rd December 2004, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर पैदा हुआ है और कब से? 3rd December 2004 के बाद, शेल नॉट बी ए सिटीजन बाय डिसेंट अनलेस, यानी कि वंशानुक्रमिक रूप से वो सिटीजनशिप नहीं हासिल कर सकता है। किस स्थिति में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि हिज बर्थ इज रिग्रेटेड एट द इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 year, यानी कि उस स्थिति में क्या करा जाएगा, इंडियन कॉन्सुलेट जो होता है, जो बाहर देश में इंडिया के लिए रखा गया है, वहाँ पर उस व्यक्ति को जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद इन 1 year के भीतर, यानी कि जो पैदा हुआ है जो व्यक्ति, उससे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना पड़ेगा। कहाँ पर? इंडियन कॉन्सुलेट, यानी कि जो भारत देश में हमारा इंडियन कॉन्सुलेट रखा गया है, वहाँ पर उसे उनको जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि एज पर 2003 अमेंडमेंट्स, रजिस्ट्रेशन एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 year इज रिक्वायर्ड फॉर सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि अगर उसका मामा या फिर पापा इंडियन है, उस स्थिति में वो व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, इंडियन कॉन्सुलेट जो बाहर देश में रखा गया है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा उसे, और 1 year के भीतर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजनशिप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। आफ्टर 1 year द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कैन बी मेड ओनली, यानी कि 1 year के भीतर उस व्यक्ति का जो रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया, कब हो सकता है, किस आधार पर हो सकता है और किसके परमिशन के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि विथ द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के दौरान सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट्स परमिशन सी इज रिक्वायर्ड
आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द बर्थ पर रजिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पर ऐसे परिस्थिति बन जाता है कि उनका रजिस्ट्रेशन 1 year के भीतर होना चाहिए। कहाँ से? इंडियन कॉन्सुलेट को विजिट करके ऐसा होना चाहिए। अगर 1 year कंप्लीट हो जाता है वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तब उस स्थिति में उस व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए माइनर चाइल्ड बर्थ एट एन इंडियन कॉन्सुलेट पेरेंट्स मोस्ट सबमिट। यानी कि यहाँ पर अगर कोई माइनर चाइल्ड है यानी कि नाबालग है, तो इंडियन कॉन्सुलेट में उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उस स्थिति में उनका पेरेंट्स क्या सबमिट करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसके सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन होगा सी, यानी कि अंडरटेकिंग्स दैट द चाइल्ड डज नॉट होल्ड ए फॉरेन पासपोर्ट। यानी कि उनका जो पेरेंट्स वो एक अंडरटेकिंग देगा कि उस व्यक्ति यानी कि उनके चाइल्ड के पास कोई भी फॉरेन पासपोर्ट नहीं है। यानी कि दिस कंडीशंस एंश्योर्स एक्सक्लूसिव इंडियन नेशनलिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि वहाँ पर ये क्या कर रही है, एक्सक्लूड कर रही है और इंडियन नेशनलिटी उन्हें प्राप्त हो रही है उस व्यक्ति को। उस स्थिति में ये जो शर्तावली रखा गया है इस शर्तावली को सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय व्हिच सेक्शंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखिए 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट आया था, इस एक्ट में किस धारा के तहत सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए किस सेक्शन में रखा गया है इस एक्ट के में। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 क्या कहा है, यानी कि ये धारा जो क्या कहा है, प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। यानी कि उस व्यक्ति कैसे सिटीजनशिप हासिल कर सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन। और ये जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का धारा 5 यानी कि सेक्शन 5 में ये रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन लाई विथ। यानी कि सिटीजनशिप जो ग्रांट हो रही है ये पावर और ये जो ग्रांट किस तरह हो रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा उन्हें उस व्यक्ति को जो सिटीजनशिप मिल पा रही है, ये पावर किसके ऊपर न्यस्त करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर न्यस्त करा गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रजिस्टर इंडिविजुअल्स एज इंडियन सिटीजन्स अंडर द एक्ट। यानी कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इंडियन सिटीजन्स अंडर दिस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज जो क्लासेस है इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 73 है। आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स का, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी सब टॉपिक है, जितने सारे भी सब टॉपिक है सब कवर किए हैं। आपको बहुत हेल्पफुल होगा जीके जीएस सेक्शन के लिए। आप जरूर उसे विजिट कीजिए और उसका प्लेलिस्ट हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे जरूर विजिट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी एलिजिबल्स फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इनमें से किस कैटेगरी जो एलिजिबल नहीं है, ये जो प्रोसेस है सिटीजनशिप गेन करने का प्रोसेस बाय कैसे रजिस्ट्रेशन के दौरान जो सिटीजनशिप एलिजिबल हो जाते हैं वो कैंडिडेट सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, इनमें से किस कंडीशन में वो हासिल नहीं कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के माध्यम से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए पर्सन इलीगली रिसाइडिंग इन इंडिया।
यानी कि द एक्ट क्लियरली एक्सक्लूड्स इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से इंडिया में रह रही है, भारत में रह रही है, तो अब उस स्थिति में उससे सिटीजनशिप मिलना बहुत कठिन है। और ये जो प्रोसेस है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, इस प्रोसेस के द्वारा उन्हें नहीं मिलता है सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स ordinarily residents in India for how many years can apply for registrations। अगर एक व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, वो इंडिया में रह रही है, अगर वो इंडिया में रह रही है और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कितने साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल वो रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस प्रोसेस में आकर सिटीजनशिप हासिल करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने साल के बाद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 ईयर, यानी मैक्सिमम कितने साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 7 ईयर के बाद। यानी कि PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स most ordinarily reside in India for 7 years before applying for registrations। यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो एटलीस्ट 7 ईयर भारत में रहना चाहिए, मोस्ट ऑर्डिनरी रिसाइड। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। A persons of Indian origin living outside undivided India can apply for। यानी कि एक व्यक्ति जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि उनका पूर्वज जो भारत में रहे थे, इंडियन है, वो उस व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर पैदा होता है और अविभाजित इंडिया का, जब इंडिया पाकिस्तान से अलग नहीं हुए थे, उस स्थिति में अगर वो इंडिया के बाहर पैदा होते हैं, तो वो किस स्थिति के आधार पर, किस परिस्थिति के आधार पर इंडिया का जो सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यानी कि द एक्ट अलाउज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स लिविंग अब्रॉड टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पर इस एक्ट अलाउ कर रही है उन व्यक्ति को जो इंडिया के बाहर रहे थे, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रहे थे, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए। ए फॉरेनर मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। यहाँ पर ऐसा कहा गया एक जो फॉरेनर है वो इंडियन सिटीजन्स को विवाह किया है, यानी कि मैरिड किया है। ठीक है, कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप आफ्टर रिसीडिंग इन इंडिया फॉर, यानी कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है कितना साल इंडिया में रहने के बाद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 साल, यानी कि 7 साल रहने के बाद उस व्यक्ति ने, वो जो फॉरेनर है, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि द लॉ रिक्वायर्स 7 years फॉर रेजिडेंस बिफोर अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान सिटीजनशिप अगर वो व्यक्ति अप्लाई कर रही है, तो उन व्यक्ति को मैक्सिमम 7 साल रहना होगा भारत में, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द माइनर चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर, जो नाबालिग है, ठीक है, वो कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो वो कैसे हासिल करते हैं, जो कि ऑप्शन ऑफ बी रहेगा, यानी कि एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा सिटीजनशिप हासिल करते हैं। यानी कि द माइनर चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स
कैन बी रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन्स अंडर सेक्शन 5, यानी कि सेक्शन 5 धारा के तहत उस व्यक्ति को वो जो माइनर चिल्ड्रन है उन्हें इंडियन सिटीजन का दर्जा मिलता है। कैसे? बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर सिटीजन्स बाय, यानी कि एक व्यक्ति जिसका जो पेरेंट है माता पिता जो है वो इंडियन सिटीजन्स का रजिस्टर किया है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजन्स। यानी कि ऐसे सवाल था, ए पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स, यानी कि वो व्यक्ति कैसे सिटीजनशिप के लिए एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि अप्लाई कर सकता है जिस स्थिति में उसका जो मम्मी पापा है वो इंडियन सिटीजन का ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि सिटीजनशिप उनका नाम पर है। तो उस स्थिति में उनका जो बच्चा है यानी कि वो पर्सन कैसे अप्लाई कर सकता है? देखिए, बाय सी यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी वो फॉलो करके अप्लाई कर सकता है, यानी कि इफ बोथ आइदर द पेरेंट्स इज ए रजिस्टर्ड सिटीजन्स द पेरेंट्स कैन अप्लाई थ्रू रजिस्ट्रेशन सॉरी द पर्सन्स, यानी कि अगर उस व्यक्ति का कोई भी माता पिता वो है रजिस्टर्ड सिटीजन्स, उसी आधार पर वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकता है सिटीजनशिप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, ए पर्सन हु आर हुज पेरेंट्स वेर सिटीजन्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि सवाल रहा ए पर्सन हु आर हुज पेरेंट्स, एक व्यक्ति जिसका वो खुद हो सकता है या फिर उसका पेरेंट्स जो कि इंडिपेंडेंस इंडिया का यानी कि स्वाधीन इंडिया का क्या है सिटीजन है एंड रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year बिफोर अप्लाइंग कैन गेट सिटीजनशिप, यानी कि अप्लाई करने से पहले वो 1 साल रह चुकी है, ठीक है। तो उसी आधार पर वो जब अप्लाई करता है तो वो किस स्थिति के दौरान यानी कि किस तरीके से सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा वो हासिल कर सकता है। इन द कैटेगरी अप्लाइज टू फॉर्मर सिटीजन्स टू और देयर चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year, यानी कि ये जो कैटेगरी है ना ये फॉर्मर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई हो रही है एंड देयर चिल्ड्रन उनका जो बच्चा है उनके लिए अप्लाई हो रही है जो इंडिया में एक्सेल ऑलरेडी रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखिए, ए पर्सन रजिस्टर्स एज द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर 5 years रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year कैन अप्लाई फॉर द, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का है, ठीक है, वो 5 साल रहा है एंड रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 year कैन अप्लाई, यानी कि वो इंडिया में रह चुकी है 1 साल, ठीक है, वो सिटीजनशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? तो ऑप्शन देखिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि वो व्यक्ति सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन इंडिया मीन्स ए पर्सन हैज रेसिडेंस इन इंडिया, यानी कि ऑर्डिनरली रेसिडेंस इन इंडिया इसका मतलब वो व्यक्ति कहाँ पर रह चुका है या फिर रहने वाला है या फिर ये जो लाइन्स है क्या दर्शा रही है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका जो अर्थ रहेगा मीनिंग रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्टिन्यूसली फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस मीन्स 12 continuous months इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, यानी कि 12 months होने रहना चाहिए, यानी कि 1 year कहा गया है, ठीक है। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16, इन एडिशन एन एप्लीकेंट मोस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 6 years ड्यूरिंग द, अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है
तो उसे 6 ईयर मिनिमम रहना चाहिए। कितना साल के भीतर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 8 ईयर्स बिफोर द लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि लास्ट 12 मंथ वो इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। एंड 8 साल के भीतर, 8 ईयर के भीतर उसे मिनिमम 6 ईयर रहना चाहिए, यानी कि द पर्सन मोस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 6 ईयर, 6 ईयर उसे रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग्स ऑफ 8 ईयर, यानी कि 8 साल के भीतर उससे उस व्यक्ति को कम से कम 6 साल रहना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिटीजनशिप ऑब्टेन्ड बाय रजिस्ट्रेशन कैन बी, यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो सिटीजनशिप हासिल करा जाता है वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिवोक्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कि उसे रद्द करा जा सकता है कुछ शर्त के मामले में, जैसे कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन कैन बी डिप्राइव्ड इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि अगर वो धोखाधड़ी करके इसे हासिल किया है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशंस करके इसे हासिल किया है उस व्यक्ति ने, तब उस स्थिति में सिटीजनशिप को रद्द करा जा सकता है, ठीक है ना, रिवोक करा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज न्यूली एडेड अंडर द 2005 अमेंडमेंट्स, यानी कि 2005 अमेंडमेंट के दौरान इनमें से किस कैटेगरी को ऐड करा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि OCI, क्या है, कार्ड होल्डर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। OCI कार्ड होल्डर जो है इंडिया में रह रही है उन कैटेगरी को न्यूली ऐड करा गया था 2005 अमेंडमेंट के दौरान, जैसे कि 2005 अमेंडमेंट्स अलाउड OCI कार्ड होल्डर्स टू रजिस्टर्स एज इंडियन सिटीजन्स आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन कराएगा, किस तरह, किस रूप से, इंडियन सिटीजन के रूप से, और उन्हें अलाउ करा जाएगा कि OCI कार्ड होल्डर की तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 5 अप्लाइज टू, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा जो सिटीजनशिप हासिल कराता है अंडर क्लॉज ए के माध्यम से और सेक्शन धारा 5 के माध्यम से जो हासिल कराता है वो किसके ऊपर लागू होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी क्या कह रही है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इंडिया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इंडिया, इस तरह उस व्यक्ति को सिटीजनशिप हासिल कराता है, ठीक है। जैसे कि क्लॉज ए स्पेसिफाई मेंशन्स PIOS रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उस उद्देश्य से जो व्यक्ति इंडिया में रह रही है फॉर 7 साल के लिए, यानी कि 7 साल से भी अधिक, उन्हें क्लॉज ए के तहत उन्हें एक विशेष प्रावधान मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट हु मेंटेन्स द रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशंस, यानी कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट कह रही है इनमें से कौन जो सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है, रजिस्टर को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स। कौन इसे रजिस्टर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशंस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द फ्रेज नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट्स, ये जो फ्रेज है नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट्स वाज इंसर्टेड इन व्हिच अमेंडमेंट, ये किस अमेंडमेंट में इंसर्टेड करा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2003, यानी कि 2003 अमेंडमेंट एक्सक्लूडेड्स इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप,
यानी कि 2003 अमेंडमेंट्स ये एक्सक्लूड कर रही है इलीगल माइग्रेंट्स को, पर किस काम के लिए, जो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है, यानी कि उन्हें बाहर कर रही है। ऑप्शन देखकर उत्तर बताया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप मोस्ट बी मेड बाय ए पर्सन ऑफ, यानी कि सिटीजनशिप का जो रजिस्ट्रेशन करा जाता है वो किस व्यक्ति के लिए अप्लाई होता है और उसके द्वारा उनका पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुल एज एंड कैपेसिटी। ये किसके ऊपर लागू होता है, फुल एज एंड कैपेसिटी के ऊपर। जैसे कि द एप्लीकेंट मोस्ट बी ए फुल एज एंड लीगल कैपेसिटी एक्सेप्ट फॉर माइनर चिल्ड्रेन, यानी कि माइनर चिल्ड्रेन को छोड़कर ये फुल एज वाला और लीगल कैपेसिटी जिसके पास है उन्हें यह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंस डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंस ये किसको शामिल नहीं कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्ग हॉलीडेज एब्रोड, यानी कि लॉन्ग हॉलीडेज एब्रोड को ये इंक्लूड नहीं कर रही है। जैसे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस इम्प्लाइज एक्चुअल प्रेजेंस इन इंडिया नॉट प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बहुत देर से बाहर रहा है, यानी कि बहुत साल वो बाहर रहा है, इंडिया में नहीं रह रही है, ये इसे क्लियर कर रही है। ऑर्डिनरी रेसिडेंस यानी कि एक्चुअल प्रेजेंस को ये दिखा रही है, ठीक है, इस टर्म के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, एन ओसीआई कार्ड होल्डर हु हैज बीन इन इंडिया फॉर 1 ईयर आफ्टर 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन में अप्लाई फॉर, यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो हैज बीन इन इंडिया फॉर 1 ईयर आफ्टर 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद वो इंडिया में रह रही है एक्सेल के लिए, ठीक है, में अप्लाई फॉर, वो किसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि बी क्या कर रही है, रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन, यानी कि वो जो अप्लाई करेगा सिटीजन के रूप से वो अप्लाई कर सकता है। जैसे कि ओसीआई होल्डर्स कैन रजिस्टर्स एज इंडियन सिटीजन आफ्टर मीटिंग द रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि रेसिडेंस रिक्वायरमेंट जो कर रही है उसी आधार पर इंडियन सिटीजन्स वो अप्लाई करती है और उसे मिल पाता है सिटीजनशिप का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, ए पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इन इंडिया फॉर 7 years अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप व्हिच मेथड्स अप्लाइज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मैरिज कर रही है, यानी कि मैरिज कर रही है किसी इंडियन सिटीजन को, ठीक है, और 7 साल के लिए वो इंडिया में रह रही है, अगर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो इनमें से किस मेथड के तहत वो अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन, किस प्रोसेस के माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। जैसे कि शॉर्ट केसेस फॉल्स अंडर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 5C में आ रही है, ये किस सेक्शन में आ रही है, सेक्शन 5C, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, रजिस्ट्रेशन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ग्रांट्स, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट ये जो क्या ग्रांट कर रही है इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुल सिटीजनशिप राइट ये दे रही है। जैसे कि वंस रजिस्टर्स द पर्सन बिकम ए फुल इंडियन सिटीजन विथ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अगर वो व्यक्ति रजिस्टर हो चुका है, ठीक है, तब उस व्यक्ति को फुल इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है और उसे भी सारे संवैधानिक अधिकार जो है उसे मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ, यानी कि किस इनमें से किस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अधिकार रह रही है सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट करने के लिए।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो सिटीजनशिप लॉ को कौन सा आर्टिकल रेगुलेट कर रही है, जो कि है आर्टिकल 11। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ऑथराइज पार्लियामेंट्स टू मेक लॉ एज एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजन्स, यानी कि सिटीजनशिप का एक्विजिशन करना और उसका टर्मिनेशन करना आर्टिकल 11 के तहत रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस मस्ट बी अकम्पनीड बाय, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ये मोस्ट बी अकम्पनीड बाय, यानी कि इससे क्या संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, ये क्या अकम्पनी होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन अंडरटेकिंग्स ऑफ रजिस्टर्ड रेसिडेंस एंड लीगल स्टे, यानी कि ये क्या जरूरी कर रही है, इसे क्या जरूरत है, क्योंकि एक अंडरटेकिंग देगा वो एप्लीकेंट्स एंड लीगल स्टे होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंस होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल रेसिडेंस। जैसे कि द एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट रेसिडेंस एंड लॉफुल स्टे इन इंडिया, यानी अगर वो व्यक्ति सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है तो उसे रेसिडेंस का प्रूफ देना चाहिए एंड लॉफुल स्टे वो रह रही है उसका भी अंडरटेकिंग देना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि व्हिच डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड दैट ए पर्सन हैज बिकम एन इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि इनमें से किस डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर रही है एक व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन बन गया है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा, इनमें से किस डॉक्यूमेंट्स ऐसा दर्जा दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। कौन सा, यानी किस डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति को दर्जा दे रही है, ये है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द लीगल प्रूफ, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये कौन इश्यू कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और ये एक लीगल प्रूफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरलाइजेशन मेनली बिकॉज, यानी कि सिटीजनशिप जो हासिल करा जा रही है रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये डिफरेंस फ्रॉम नेचुरलाइजेशन मेनली बिकॉज, ये नेचुरलाइजेशन से डिफरेंट है, पर क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से अलग है। देखिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इज लिमिटेड फॉर स्पेसिफिक एलिजिबल ग्रुप्स, यानी कि PIO स्पाउस हो गया, वाइल नेचुरलाइजेशन अप्लाई टू जनरल फॉरेनर्स आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस। अगर कोई भी फॉरेन व्यक्ति इंडिया में रह रही है 12 साल के लिए भी 12 साल कंप्लीट हो चुका है उसका रेसिडेंस इंडिया में रह रही है 12 साल से भी अधिक, तब वो क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिकरण के रूप से होता है। पर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें जो PIO को दिखाता है, स्पाउस उनका जो पार्टनर है कि नहीं, यानी कि उनका जीवन साथी को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ, यानी कि अगर एक व्यक्ति को इंडियन ओरिजिन की तरह माना जाएगा किस स्थिति में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। एक व्यक्ति को इंडियन ओरिजिन की तरह माना जाएगा किस परिस्थिति में, क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर उसका कोई भी पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि अविभाजित इंडिया में पैदा हुआ है, तब उस स्थिति में ये कहा जाएगा कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। जैसे कि द एक्ट डिफाइंस ए पर्सन
ऑफ इंडियन ओरिजिन्स PIO एज वन हु और हुज पेरेंट्स वाज born in undivided India or in a territory that become part of India after 15 अगस्त 1947। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर वो पैदा हुआ है तो उसे इस तरह कहा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बिफोर रजिस्ट्रेशन एज एन इंडियन सिटीजन्स, यानी कि इंडियन सिटीजन की तरह रजिस्ट्रेशन करने से पहले एवरी एप्लीकेंट मोस्ट, यानी प्रत्येक एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस, यानी कि उन्हें एक निष्ठा का शपथ पाठ करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले एवरी एप्लीकेंट को। जैसे कि ऑल एप्लीकेंट्स मोस्ट हैव एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले संविधान के सामने उन एप्लीकेंट को एक निष्ठा का शपथ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप हासिल करा जाता है ये किस सेक्शन के किस धारा में रखा गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 6 में इस तरह जानकारी प्रदान करा गया है। जैसे कि सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि ये किससे संबंधित है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इस प्रोसेस से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज ग्रांटेड बाय, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो सिटीजनशिप हासिल कर रहा है ये किस तरह ग्रांटिंग उसे मिलता है, यानी कि किसके द्वारा ये ग्रांटेशन होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें ग्रांटेड मिलता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशंस ग्रांट ए सर्टिफिकेट्स ऑफ नेचुरलाइजेशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है एप्लीकेशन एक नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ग्रांटिंग करता है जो कि क्या करता कौन सा ने क्या करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज ग्रांटेड टू, यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप मिलता है वो कौन ग्रांटेड करता है और किससे ग्रांटिंग मिलती है ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का सिटीजनशिप। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉरेनर्स फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, यानी कि ये जो सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन ये प्रोसेस किसके ऊपर लागू हो रही है, एक फॉरेनर को। जैसे कि फॉरेनर्स फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, फॉरेनर्स कैन बिकम इंडियन सिटीजन्स बाय नेचुरलाइजेशन इफ ही द स्टे कंडीशंस अंडर सेक्शन 6, यानी कि सेक्शन 6 में जो शर्तावली रखा गया है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का सिटीजनशिप हासिल करने के लिए, अगर वो फॉरेनर्स उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है तब उसी के आधार पर उससे सिटीजनशिप मिल पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए पर्सन अप्लाइंग फॉर नेचुरलाइजेशन मोस्ट नॉट बी ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रही है मोस्ट नॉट बी ए सिटीजन्स, वो सिटीजनशिप नहीं हो सकता फॉर ए कंट्री, यानी कि किस कंट्री के आधार पर, यानी कि क्या कहा गया है ऑप्शन देखकर बताइए। अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए आप नेचुरलाइजेशन की तरह सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, अगर वो कंट्री के ऊपर क्या स्टेटमेंट दे रही है, यानी कि कंट्री के ऊपर क्या उसका कंट्रीब्यूशन रह रही है बताइए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हिच सिटीजन्स आर बैड फ्रॉम इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि एप्लीकेंट मोस्ट नॉट बिलोंग टू ए कंट्री दैट प्रोहिबिट्स इंडियंस फ्रॉम बिकमिंग इट्स सिटीजन्स,
यानी कि यहाँ पर सवाल ऐसा कहा गया है कि अगर उस कंट्री का कोई भी ऐसा कंट्री जिस कंट्री में इंडिया को सिटीजनशिप हासिल करना मना करा गया है, उसी कंट्री के लोगों को इंडिया में भी सिटीजनशिप मिलना मुश्किल है और नहीं मिलता है। ठीक है, ये सवाल ऐसे कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेंट्स फॉर नेचुरलाइजेशन मोस्ट अंडरटेक टू, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो एप्लीकेंट्स फॉर नेचुरलाइजेशन मोस्ट अंडरटेक, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो एप्लीकेंट सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है वो किस तरह अंडरटेकिंग देता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, यानी कि रिनाउंस हिज प्रीवियस सिटीजनशिप, यानी कि वो क्या कर रही है, वो उसका जो प्रीवियस सिटीजनशिप था उसे वो त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या त्याग करना पड़ेगा, और वो जो अंडरटेकिंग लिखेगा, अंडरटेकिंग में भी लिखेगा कि मैं ऑलरेडी उसे त्याग कर चुका हूँ प्रीवियस सिटीजनशिप को, या फिर इस कंडीशन आया मैंने इसे छोड़ दिया। तो एप्लीकेंट्स मोस्ट रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ हिज प्रीवियस कंट्री अपॉन एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने से पहले वो व्यक्ति ऐसे अंडरटेकिंग देगा कि वो प्रीवियस जिस कंट्री का लोग है उस कंट्री का सिटीजनशिप को रिनाउंस कर चुका है, यानी कि त्याग कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नेचुरलाइजेशन एन एप्लीकेंट्स मोस्ट हैव रिसीडेड इन इंडिया फॉर हाउ लॉन्ग इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, यानी कि नेचुरलाइजेशन के लिए एक एप्लीकेंट को इंडिया में रहना होगा कितना साल के लिए, या फिर कितना समय तक उन्हें रहना पड़ेगा, यानी कि क्या करने के लिए, सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 मंथ्स, यानी कि एप्लीकेंट्स मोस्ट हैव रिसाइड इन इंडिया कंटिन्यूसली फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द एप्लीकेशंस, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अप्लाई कर रही है सिटीजनशिप तो उसे लास्ट 12 मंथ्स जो है इंडिया में ही रहना पड़ेगा। उसके दौरान वो कॉन्टिन्यूसली रहा है और वो इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाता है, और वो इमीडिएटली अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ड्यूरिंग द 14 years of residence the 12 months immediately during before the applications the applicant must have lived in India for, यानी कि सवाल पूछा गया है कि ड्यूरिंग द 14 years of residence the 12 months immediately before the applications the applicant must have lived in India for, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, लास्ट 14 साल से वो इमीडिएटली 1 साल रहा है, उसके बाद कितना साल और रहना होगा उसे, ताकि वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलीस्ट 11 years, यानी कि द एप्लीकेंट्स मोस्ट हैव रिसाइडेड इन इंडिया और सर्व्ड इन द गवर्नमेंट फॉर 11 years इन द प्रीसीडिंग 14 years, यानी कि ये जो एप्लीकेंट्स है वो इंडिया में रह रही है, यानी कि लास्ट 14 साल के भीतर उन्हें मिनिमम 11 साल, यानी 11 नहीं 12 साल उन्हें रहना चाहिए। यहाँ पर 11 साल कहा है और 1 जो 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स को ऐड करके 12 साल उन्हें इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, ताकि वो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाए। और 12 साल रहेगा, पर अप्लाई करने से पहले लास्ट जो 12 मंथ्स उन्हें कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर नेचुरलाइजेशन इज दैट द पर्सन मस्ट बी, यानी कि एसेंशियल क्वालिटीज फॉर नेचुरलाइजेशन के लिए एक व्यक्ति के लिए क्या होगा।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि ऑफ गुड कैरेक्टर। अगर वो व्यक्ति नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है तो वो जितने साल भी रहा है इंडिया में उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए और उसी आधार पर उन्हें सिटीजनशिप मिल पाता है। यानी कि द एक्ट रिक्वायर्स दैट ए पर्सन द पर्सन मस्ट बी ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर्स, उस पर्सन का मोरल कैरेक्टर गुड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ए पर्सन सीकिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मस्ट टू हैव नॉलेज ऑफ। अगर कोई व्यक्ति सिटीजनशिप हासिल करने का सीख यानी कि उसे ज़रूरत पड़ रही है बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, उसे किस फील्ड के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनी लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8 शेड्यूल्स। यानी कि अगर वो व्यक्ति नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है, 8 शेड्यूल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल में जितने सारा भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज का उस व्यक्ति के पास नॉलेज होना चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उसे मिल पाता है, यानी कि इंडियन सिटीजन के लिए वो एलिजिबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एप्लीकेंट्स मोस्ट इंटेंडेड टू, यानी कि एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेंट जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है उन्हें क्या दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिसाइड्स इन इंडिया और सर्व अंडर ए गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि द एप्लीकेंट्स मोस्ट शो इंटेंशंस टू स्टे और सर्व इन इंडिया अंडर एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उस व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा कि वो किस काम के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, इंडिया में रह रही है क्यों, ये सब उसे दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कैंट बी ग्रांटेड टू। यानी कि इनमें से किस व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा सिटीजनशिप नहीं मिलता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन इलीगल माइग्रेंट। अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है उससे सिटीजनशिप नहीं मिलता है। जैसे कि द लॉ एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि ये जो लॉ है ये क्या कर रही है, एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड कर रही है इलीगल माइग्रेंट्स को। इलीगल माइग्रेंट जो है उन्हें बाहर कर रही है। ये जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा सिटीजनशिप हासिल कराता है ये उस चीज़ें को ग्रांट कर रही और इस चीज़ें को बाहर कर रही है, यानी कि इलीगल माइग्रेंट है उसे बाहर कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स में वेव कंडीशंस ऑफ नेचुरलाइजेशन फॉर ए पर्सन हु हैज रेंडर्ड। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन व्यक्ति का जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर माफ़ कर सकता है, यानी कि शर्तावली में छूट देता है, यानी कि माफ़ कर देता है, तो किन व्यक्ति को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी यानी कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर कोई व्यक्ति और खुद का सर्विस दिया है ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो बहुत सारे काम किया है, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया, फिलोसफी हो गया, ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर वो काम कर रही है, उसी आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उन्हें माफ़ कर सकता है, वेव कर सकता है। यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के जो शर्तावली रखा गया है उस शर्तावली में वो छूट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ रेसिडेंस रिक्वायर्स फॉर नॉर्मल नेचुरलाइजेशन इज। यानी कि रेसिडेंस पीरियड जो है वो रिक्वायर कर रही है नॉर्मल नेचुरलाइजेशन को, तो कितने साल का होना चाहिए वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एलिजिबल हो जाता है कि
सिटीजन बनने के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 ईयर उसे रहना चाहिए। यानी द टोटल मिनिमम पीरियड्स रिक्वायर्स 11+1 अमाउंट्स टू 12 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस सर्विस इन इंडिया, यानी कि 12 साल उसे मैक्सिमम इंडिया में रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय, यानी कि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट ये कौन इशू करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये जो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट कौन इशू करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि MAHE अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। वो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन को ग्रांट कर रही है और इसे इश्यू कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर नेचुरलाइजेशन ए पर्सन बिकम्स, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान एक व्यक्ति क्या बन जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुल सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या बन जाता है? इंडिया का फुल सिटीजन बन जाता है, यानी कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ग्रांट कंप्लीट इंडियन सिटीजनशिप राइट्स, यानी कि वो क्या कर रही है? उन्हें ग्रांट मिल जाते हैं कंप्लीट इंडियन सिटीजनशिप राइट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द एप्लीकेंट्स मोस्ट शो इंटेंशंस टू रिसेड इन इंडिया, यानी कि एक व्यक्ति को अपना इंटेंशन, वो इंडिया में क्यों रहना चाहता है उसका इंटेंशन क्लियर करना क्लियर करना उसे पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि क्या कहा गया है, ऑप्शन देखकर बताओ, उसे क्यों और किसके सामने क्लियर करना पड़ेगा, किस किस चीज़ें के ऊपर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्वाइन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ व्हिच इंडिया इज ए मेंबर्स, यानी कि उन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना पड़ेगा और वो उस ऑर्गन का एक सदस्य है। वो चीज़ें भी उसे क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में से ज्वाइन हुआ हूँ और मैं भी इसका सदस्य हूँ, इस तरह मैं सर्विस दे रहा हूँ, ये जो मेरा इंटेंशन है उससे उसे क्लैरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, तो सवाल ऐसा है, यानी कि यहाँ पर सवाल भी उत्तर भी ऐसा एक्सप्लेन किया गया है, द एक्ट अलाउ द नेचुरलाइजेशन इफ द एप्लीकेंट इंटेंडेड टू सर्व अंडर इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड विथ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, तो कंडीशंस रिलेटिंग्स टू नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये जो कंडीशंस है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज से संबंधित है, ये क्या सुनिश्चित कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्चरल एसिमिलेशन, यानी कि सांस्कृतिक को शामिल करना, ये इससे संबंधित है नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि अगर वो व्यक्ति का लैंग्वेज के ऊपर नॉलेज है, वो हमारे इंडिया का कल्चर को भी अच्छी तरीके से समझ पा रही है, ये जो लाइन शो यानी कि प्रूव कर रही है। जैसे कि द नॉलेज ऑफ द 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंश्योर इंटीग्रेशन विथ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, वो इंडियन कल्चर के साथ इंटीग्रेट मिल गया है, ये सुनिश्चित कर रही है लैंग्वेज ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इनमें से किस चीज़ें को सेंट्रल गवर्नमेंट्स माफ कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि द गवर्नमेंट्स मे वेव एनी कंडीशंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज ऑफ रेसिडेंस फॉर पर्सन विथ डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, यानी अगर कोई व्यक्ति एक विशेष सर्विस में है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उस आधार पर, या फिर अगर वो ऐसे ऐसी चीज़ें के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि आर्ट हो गया, साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, उस आधार पर उस व्यक्ति के ऊपर जो कंडीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट उससे वेव कर सकता है, यानी कि उसमें छूट दे सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए,
नेचुरलाइजेशन रिक्वायर्स द एप्लीकेंट्स टू बी फ्री फ्रॉम एनी, यानी कि नेचुरलाइजेशन क्या जरूरत कर रही है, क्या कर रही है, यानी कि जो एप्लीकेंट है वो इनमें से किस चीज़ों से वो फ्री होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल चार्ज। क्रिमिनल चार्ज उस चीज़ों को वो क्या कर रही है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पर सवाल कैसा कहा गया है कि वो व्यक्ति अगर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इसे हासिल करना चाहते हैं वो क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि गुड कैरेक्टर इम्प्लाइज नो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स और लॉयल्टी इन टू इंडिया। डिसलॉयल्टी, यानी कि ये डिसलॉयल्टी को दर्शा रही है, यानी कि गुड कैरेक्टर जो कह रही है, गुड कैरेक्टर में उस व्यक्ति का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और डिसलॉयल्टी इंडिया के लिए वो नहीं होना चाहिए, ये सब दर्शा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री दैट प्रिवेंट्स इंडियंस फ्रॉम बिकमिंग इट्स सिटीजन्स, यानी कि एक व्यक्ति सिटीजन ऑफ ए कंट्री दैट प्रिवेंट्स इंडियंस फ्रॉम बिकमिंग इट्स सिटीजन्स, यानी कि ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री, अगर कोई व्यक्ति एक इंडिया का सिटीजन्स जो दैट प्रिवेंट्स इंडियंस, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो इंडियन को प्रिवेंट कर रही है बिकमिंग इट्स सिटीजन्स, यानी कि सिटीजनशिप हासिल करने में इंडियन को भी प्रिवेंट कर रही है, उस व्यक्ति को इसके उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांट अप्लाई फॉर इंडियन नेचुरलाइजेशन, यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे कि रेसिप्रोसिटी इज मेंटेन्ड, सच सिटीजन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियन नेचुरलाइजेशन, वो व्यक्ति इंडियन यानी कि सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहता है इंडियन नेचुरलाइजेशन के दौरान, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द नेचुरलाइजेशन कैन बी ग्रांटेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए ग्रांटेड है किन किन फील्ड में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर्स एंड वर्ल्ड पीस, ये जो फील्ड है इसमें नेचुरलाइजेशन को ग्रांट मिल रही है, यानी कि द एक्ट मेंशन डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू ह्यूमन प्रोग्रेस एज ग्राउंड्स ऑफ वेलफेयर, यानी कि ये जो ग्राउंड है इसमें अगर वो व्यक्ति काम कर रही है और ये ग्राउंड ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए है, अगर ये ग्राउंड ह्यूमन प्रोग्रेस में काम कर रही है तो उस व्यक्ति को इस सर्विस के लिए वेब मिलता है, मतलब छूट मिलता है, माफ कर रहते हैं सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में जो शर्तावली रखा गया है उसमें छूट दिया जाता है, ठीक है, उसमें उसे फ्री कराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेसिडेंस सर्विसेज फॉर नेचुरलाइजेशन इज काउंटेड, यानी कि रेसिडेंस सर्विसेज का रिक्वायरमेंट जो है नेचुरलाइजेशन के लिए वो काउंटेड किसके लिए है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ये अप्लाई हो रही है। जैसे कि द लॉ रिक्वायर्स 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये जो लॉ रिक्वायर कर रही है 12 मंथ्स, यानी कि उस व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा सिटीजनशिप हासिल करने के लिए लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि सिटीजनशिप वो जब से अप्लाई कर रही है उस तारीख से लास्ट 12 मंथ वो इंडिया में ही रहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली, तब वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन सर्व एज, यानी कि नेचुरलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट उसे किस तरह सर्व करा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप, उसे किस तरह ट्रीट करा जाएगा, सिटीजनशिप का एविडेंस की तरह, जैसे कि इट इज द लीगल प्रूफ दैट पर्सन हैज बिकम एन इंडियन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि ये एक लीगल प्रूफ है जिसमें वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन के तरह बन जाता है, और किस प्रोसेस के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू कैंसल ए सर्टिफिकेट्स ऑफ नेचुरलाइजेशन इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। यानी कि इनमें से किसके पास पावर होता है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में वो सर्टिफिकेट को हासिल कर सकता है, यानी कि कैंसिल कर सकता है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में जो सर्टिफिकेट है। इनमें से किस अधिकारी के पास पावर होता है कि उस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकता है बाय फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी करके वो हासिल किया है सिटीजनशिप, और उसे इनमें से कौन सा आयोग बंद कर सकता है, जो कि है ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रद्द यानी कि कैंसिल कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक सिटीजनशिप इफ ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली बाय कंसीलमेंट, यानी कि और बाय कंसीलमेंट, अगर वो व्यक्ति फ्रॉड करके यानी कि धोखाधड़ी करके सिटीजनशिप हासिल किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह अधिकार रहता है कि वो उस सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेसिडेंस सर्विसेज फॉर 11 years इन द लास्ट 14 years एंश्योर। यानी कि यहाँ पर सवाल ऐसा गया है, कहा गया है कि द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेसिडेंस सर्विसेज फॉर लास्ट 11 years यानी 14 years एंश्योर्स। यानी कि ये क्या सुनिश्चित कर रहे हैं कि, यानी कि सवाल ऐसा कहा गया है कि उसे लास्ट 14 ईयर में 11 साल रहना चाहेगा, 11 साल के रेसिडेंस, और साथ ही साथ 1 एक्स्ट्रा 12 मंथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली रहना चाहिए इंडिया में। कुल मिलाकर 12 साल उसे रहना पड़ेगा। किस कारण के लिए उसे इस तरह रहने का रिक्वायरमेंट रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि लॉयल्टी एंड कनेक्शन विद इंडिया। यानी कि ये चीज़ें ये सुनिश्चित कर रही है कि वो लॉयल्टी को दर्शाए और इंडिया के साथ संप्रभुति को दर्शाए, ये सारी चीज़ें को क्लियरिटी दे रही है। यानी कि इट एंश्योर्स जेन्युइन अटैचमेंट्स एंड कमिटमेंट्स टू इंडिया बिफोर ग्रांटिंग सिटीजनशिप। यानी कि सिटीजनशिप हासिल करने के लिए ये क्या कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि कम्प्लीटली जेन्युइन अटैचमेंट को सुनिश्चित कर रही है एंड कमिटमेंट को सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इज मेनली फॉर, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो सिटीजनशिप हासिल कर रहता है वो मेनली किसके लिए है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि फॉरेनर्स सेटल्ड इन इंडिया लॉन्ग टर्म। यानी कि वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस का जो सिटीजनशिप ये किसके लिए लागू है, ये उन फॉरेनर के लिए लागू है जो इंडिया में बहुत दिन तक रह रही है इन लॉन्ग टर्म। जैसे कि इट इज इंटेंडेड टू द फॉरेनर्स हु हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स एंड विश टू बिकम सिटीजन्स। यानी कि बहुत साल से वो व्यक्ति, वो फॉरेनर, वो विदेशी इंडिया में रह रही है और वो क्या कर रही है, वो विश कर रही है कि सिटीजनशिप कैसे हासिल, यानी कि सिटीजन बनने के लिए वो इच्छा कर रही है, तब इस तरह उसे हासिल कर रहता है सिटीजनशिप के लिए, वो ऐसे हासिल कर सकता है। नेक्स्ट, द ओथ ऑफ एलिजेंस ब्लाइंड्स द पर्सन टू, यानी कि निष्ठा का जो शपथ पाठ कर रहा है वो व्यक्ति जो करता है, क्या बाइंड्स माने कि यानी कि बाध्यकारी किसके सामने है, करती है, ये क्यों करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि क्या कह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ये वो सिटीजनशिप हासिल करना पड़ेगा उसे।
जैसे कि द ओथ इज द सोlemn प्रॉमिस टू बियर ट्रूथ फेयर्स एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो ओथ ये सुनिश्चित कर रहे कि वो इंडिया का फेथ रहेगा, निष्ठा उनका रहेगा हमारे संविधान के लिए, ये सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोविजंस प्रोमोट्स, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो सिटीजनशिप हासिल कराता है ये क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रमोट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेमोक्रेटिक इंक्लूजन को यह दर्शा रही है एंड ग्लोबल कोऑपरेशन को दर्शा रही है। द प्रोविजंस अलाउड फॉरेनर्स कमिटेड टू इंडियन वैल्यू, यानी कि जो फॉरेनर इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई किया है वो इंडियन वैल्यू को समझे, इंटीग्रेट लॉयलिटी लीगलिटी एनरिचिंग डेमोक्रेटिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया में जो कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सारे समझे और उसके ऊपर निष्ठा रहे, एलिजेंस रहे, ये सब सुनिश्चित करता है उसका ओथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और इस तरह हम बहुत सारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर क्लासेस किए हैं। आज ये जो क्लासेस है क्लास नंबर 74 है और इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है सब कवर के हैं, आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, इसे जरूर देखिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रखें आपके लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।